दबर डिवोटी से बात कर लेते हैं। हेलो। Yes, हेलो। hello, Ghalib bhai, can you hear me? हाँ जी, क्या हाल है, Hello, कैसे हैं Ghalib आप? bhai, can you hear me? मुझे आवाज आ रही है, I am आपको मेरी fine, आवाज आ रही है? thank you. हाँ जी। Yes, yes. Okay. अच्छा। आज मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. Just rapid fire, couple of questions, and I can take all the answers off the air. Okay. So पहला सवाल ये है, बनु उमैया जो डायनेस्टी थी उसकी स्टार्ट और एंड डेट क्या थी? 750 747 में जो है ना, मेरे ख्याल है कि बगावत हुई है। 750 में इनका फॉल हो गया था। और आले उमैया का अगर पहला कैलिफ आप कहें तो वो उस्मान था, और उस्मान मेरे ख्याल है कि 640 समथिंग में बना था। मुझे अब सही याद नहीं है कि उस्मान कब बने। फिर बीच में अली आया और उसके बाद मुआविया था। फिर तो मुआविया के बाद आले उमैया का सिलसिला चलता रहा। तो ये मगर आले अगर आप उमैया जो समझे, थे ये असली आले उमैया वालों की जो हुक्मरानी रही है वो 690 80 समथिंग तक रही है। उसके बाद मरवान बिन हकम जो है वो बन गया था खलीफा। फिर वो आले मरवान कहते हैं उनको। ठीक है, ओ अच्छा, समझ मैं गए? ये समझा कि उमैया दैट वाज नहीं, इट. मेरा ख्याल है मरवान भी तो आले उमैया ही था ना असल में। ओके, ठीक. हाँ। ओके, दूसरा ये पेनिनसुला सऊदीया में बहुत स्टोन टैबलेट्स मिली हैं. 3000 से ऊपर. आई डोंट नो उन पे वो जो भी रॉक कहानियां उनकी इंस्क्रिप्शन, लिखी स्टोन होती हैं. टैबलेट्स नहीं, रॉक इंस्क्रिप्शन। Oh yeah, rock inscriptions. Alright, तो उसमें सबसे कम मेरे ख्याल है उंगलियों पर आप गिन सकते हैं मक्का या उसके इर्द गिर्द मिली है. मतलब आई एम इम्प्लाइंग कि there was no such thing as मक्का, or if there was probably it was 2 खजूर के दरख्त और 3 मकान. मेरे ख्याल है that's about. आपकी क्या ओपिनियन है कि what could it be true? हाँ, क्योंकि मक्का के इर्द गिर्द रॉक इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं और सब की सब मिलती हैं तकरीबन 700 के बाद की, 690 700 के बाद की, जिससे यह पता लगता है कि मक्का के आसपास कोई आबादी वगैरह नहीं थी। मक्का के आसपास कोई, देखें, इंसानों के ना रहने के आसार मिल जाते हैं। उसमें क्या होती हैं, कहीं कोई आग भी जलाता है ना, तो उस आग की जब जाके आप डेटिंग करते हैं ना, तो उसमें से रेडियो एक्टिव कार्बन का कंटेंट आपको पता चल जाता है, और आपको पता चल जाता है कि वो आग कितना अरसा पहले जलाई गई थी। ठीक है, तो मक्का के इर्द गिर्द आबादी के निशानात कोई मिलते नहीं। तो मक्का तो नहीं था, ये बात तो कंफर्म है, साइंटिफिकली कंफर्म है ये बात कि मक्का इस्लाम से पहले नहीं था। ठीक है यार, तो आप इस पर कोई छोटी सी एक स्ट्रीम बनाए या वीलॉग बनाए कुछ मक्का की, मैंने बनाया मतलब तो इस वो बारे में. मैंने वो सीरीज शुरू की थी, वो मैंने बीच में डिसकंटिन्यू कर दी हुई है। ठीक है, तो वो आप उसकी पहली 4-5 ओके. किस्तें मैंने बनाई हैं, वो देख सकते हैं जाके। इस्लाम की तारीखी Okay, हकीकत के yeah, नाम I से एक heard you सीरीज मैंने talk. शुरू Yeah, की I थी। heard you talking to Ibn Maryam, and I learned a lot from those हाँ discussions. I hope you come back anytime soon. हाँ Okay, next. हाँ ये I'm beginning to feel कि ये जो है इस्लामिक स्कॉलर्स पीछे जमाने के 200 साल के बाद या 250 साल के बाद, वो मोहम्मद, ये जो है a lot of scholars they are found in दमिश्क या उसके आसपास उसके नवा में. बाकी जो मेजर जो इस्लामिक स्कॉलर्स आए हैं जिनकी वजह से शायद आज इस्लाम इस तरह से खड़ा है, फैला हुआ है, वो आए थे ईस्ट ऑफ बगदाद. मतलब जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ, जहाँ पर मथा टेकते हैं, जहाँ के लिए लोगों को मार देते हैं, अपनी औरतों को जिंदा दरगोर किया हुआ है 1400 साल से. तो इनके स्कॉलर्स तो सारे इधर के थे या उधर के थे, जिधर से आना था उधर से नहीं थे. कुछ बताएंगे आप? हाँ, इमाम मालिक और कुछ पुराने को कहा जाता है कि वो मदीने के थे, मगर मसला ये है कि जिन्होंने इस्लाम लिखा, बुखारी वगैरह, ये सब बगदाद में ही थे। बगदाद में जब इस्लामी अब्बासियों की सल्तनत आई है तो उसके अंदर ही थे ये लोग सब।
और सारा इस्लामिक स्कॉलरशिप असल में जितनी आज हम जो इस्लाम की शक्ल हम जानते हैं वो बेसिकली अब्बासियों ने बनाया है। उसमें आले उमैया का, खुलफाए राशिदीन का कोई किरदार नहीं है। हमें पता भी नहीं है कि वो खुलफाए राशिदीन या आले उमैया के वक्त पे जो इस्लाम था वो था कैसा। ठीक है, हमें कुछ हिंट्स मिलते हैं और वो हिंट्स जो है वो इस इस्लाम के टोटल कॉन्ट्रेरी हैं। जैसे कि आले उमैया को ये कहते हैं वो मुसलमान थे, मुआविया मुसलमान था ही नहीं, उसके ऊपर क्रॉस बना है। मुआविया के बाद आने वाले कई खलीफाओं के कॉइन्स के ऊपर क्रॉस बना हुआ है। ठीक है, ये बातें हैं, समझ गए? तो ये इस्लाम जो आज की इस्लाम की वर्जन है ना, ये आले अब्बास ने या बनु अब्बास ने सारी बनाई हुई है, अब्बासी खुलफा। Okay, I guess I'm done with my questions. Basically, my idea is कि कुरान एक किताब की शक्ल बनाया गया, कहीं से उठा के, वो कहीं का रोड़ा कहीं की मिट्टी वाले साहब है, और फिर असल में पता नहीं किस ज़रूरत के तहत बनु अब्बास या वो क्या है आले अब्बास, उन्होंने इसको प्रोपोगेट किया किसी वजह से, to achieve maybe sultanate or in response to Byzantine or Turkish empires. They wanted to expand it to a point where they are looked at as a powerful dynasty or sultanate. I don't know. It's very unclear. Anyways, नहीं, वो बात बड़ी क्लियर है। जो उसने हाँ जी, बनु अब्बास ने इस्लाम क्यों इन्वेंट किया, ज्यादा उसे क्यों सपोर्ट किया और उसे अपनी नई लाइट में क्यों खड़ा किया? क्योंकि वो ये कहते थे जो कैलिफ बैठा हुआ है ना वो रसूल अल्लाह का रिश्तेदार है। क्योंकि बनु अब्बास जो थे वो रसूल के चचा की औलाद थे ना। ठीक है, बनु अब्बास का जो पहला खलीफा बना था वो अल-सुफा बना था। ठीक है, फिर अल-सुफा के बाद और बनते चले गए। फिर मामून अल रशीद और हारून अल रशीद के दौर में इस्लामिक स्कॉलरशिप की असल में बुनियाद रखी गई। सारा कुछ डोम ऑफ द रॉक के अंदर इंस्क्रिप्शन जो लिखी हुई थी वो चेंज कराई गई। फिर स्कॉलरशिप का बड़ा काम हुआ, उन्होंने दारुल हिकमत बनाया, वहां पे इस्लामिक स्कॉलरशिप को एक जगह दी, उनके वजीफे मुकर्रर किए और बड़ा कुछ उनको दिया गया और वहां से फिर इस्लामिक स्कॉलरशिप प्रॉपरली शुरू हुई। तो वो इसलिए चाह रहे थे ऐसा करना क्योंकि वो देखें पुराने जमाने में रूलर अगर रूल फ्रॉम गॉड वो साबित कर देता था कि मेरा रूल इज गॉड्स रूल, तो वो बड़ा लोग उसके लॉयल बन जाते थे। तो ये क्या साबित करते थे कि हम सैयद हैं, कुरैशी हैं और हम जो हैं वो रसूल अल्लाह के रिश्तेदार हैं। तो इस बेस पे इनकी हुकूमत को बड़ी अथॉरिटी मिलती थी। ये बात थी असल में। ये अथॉरिटी तो उनको मिलती थी, लेकिन आई थिंक पता नहीं रसूल अल्लाह ने अपने ज़माने में ही शायद ये तय कर दिया था कि मेरे जानशीन जो हैं वो बनु हाशिम होंगे। नहीं, वो बात जो है ना, ये देखें, ये जितना रसूल अल्लाह की ना हजरत मोहम्मद की बड़ी पेशन गोई है। और जी जो जी पहली नेवी बनाएगा वो जनती होगा। ठीक है, बनु हाशिम मेरे होंगे, गदीर कुम वाली हदीस। ठीक है, कि अली जो जिसका मैं मौला जिसका मैं क्या वो कहता है जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ठीक है, वो वाली बातें। और फिर और बहुत सी ऐसी हदीसें हैं जिसमें कि कोई हदीस ऐसी है जिसमें अली को जस्टिफाई किया गया, कुछ ऐसी हैं जिनमें बनु अब्बास को जस्टिफाई किया गया, कई ऐसी हैं जिनमें बनु उमैया को घटिया कहा गया, कई ऐसी हैं जिनके अंदर बनु अब्बास को गलत कहा गया। ये सब पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। ये हदीसें इन्वेंट करते थे कि जी अब अली के दौर में अली के हक में रसूल की हदीसें इन्वेंट की गई। वो हदीसें जाहिर बात है याद ही रहेंगी ना, लोगों को याद तो रहेंगी, वो भूल तो नहीं जाएंगी। फिर वो बाद में किताबों में आ गई। इसीलिए इस्लाम का जो लिटरेचर है ना वो एक होकस पोकस है। कैसे कि आपको मुआविया के हक में भी हदीसें मिल जाएंगी, मुआविया के खिलाफ भी मिल जाएंगी, अली के हक में भी मिल जाएंगी, अली के खिलाफ भी मिल जाएंगी। ठीक है, आपको उस्मान के हक में भी मिल जाएंगी, उस्मान के खिलाफ मिल जाएंगी। उस्मान के खिलाफ इसलिए मिलेंगी कि अली की हुकूमत में वो इन्वेंट की गई हैं, अली के खिलाफ इसलिए मिलेंगी कि वो मुआविया की हुकूमत में इन्वेंट की गई हैं। ठीक है, फिर हर एक के खिलाफ मिलेंगी आपको। आले उमैया को कहा कि जी ये मेरे मेंबरों पर चढ़े हुए बंदर हैं, ये भी हदीस है। ठीक है, वो जो जारी बात है कि जो अब्बासिद रेवोल्यूशन थी 750 में जो आ रही थी,
उन लोगों ने ये हदीसें इन्वेंट की थी कि ये मेरे मेंबरों पर चढ़े हुए बंदर हैं। सारी बात है उस टाइम हदीसों की कोई किताबें तो लिखी हुई है नहीं थी, तो लोग जो थे जो सुनते थे फिर उसके मुताबिक ही चलना शुरू कर देते थे। तो मेरे मेंबरों पर चढ़े हुए ये बंदर हैं, ये हदीस की पॉलिटिकल वैल्यू आप सोचें उस वक्त क्या पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा वैल्यू होगी। अगर एक शख्स आके कहता है कि रसूल की हदीस थी कि ये जी मेरे मेंबरों पर चढ़े हुए बंदर हैं, तो वो तो सोचेगा कि चलो इस बंदरों को उतारते हैं, रसूल अल्लाह ने कहा था इन बंदरों को उतारना पड़ेगा, उन्होंने वो फिर सारी बात है अब्बासियों के साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। फिर मुआविया की बड़ाई बताने के लिए जी जिसने मुआविया ने पहली नेवी बनाई, तो जी कोई होगा उसका वफादार या उसके बाद आने वाले आले उमैया वाले, उन्होंने ये हदीस इन्वेंट कर दी होगी, रसूल ने कहा था जो पहली नेवी बनाएगा वो जनती होगा। ठीक है, तो ये इस तरह सब के सब ये एक स्नोबॉल है। पहली हदीस किसी एक ने अपने हक में इन्वेंट की, उसके मुकाबले में दूसरी उसने इन्वेंट की, तीसरी उसने की, स्नोबॉल बड़ा होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये चीज है सारी, ये स्नोबॉल इफेक्ट है। और ये हम मानेंगे नहीं, ये मानेंगे नहीं। हाँ इसी तरह। राइट। लास्टली गालिब भाई, वो जो आपकी एक स्ट्रीम या सीरीज आने वाली है इन सर्च ऑफ मोहम्मद, वो कब शुरू होगी? हाजी भाई मुझे लग रहा है वही हैं कहीं। हाजी भाई ये वही हैं, वो हाजी भाई डिसाइड करेंगे क्योंकि हाजी भाई उसके करता था। अच्छा, लास्ट वन आज सब्सटेंशिया नीग्रा ने आना है, होपफुली वो आएंगे। ठीक है, हाँ ओके। आई हैव अ क्विक क्वेश्चन फॉर हिम, ओनली फॉर हिम। तो चलें जब फिर वो आएंगे तो आप यहाँ तो चैट में लिख दीजिएगा या फिर आप वैसे बता दीजिएगा। ठीक है, आके Yeah, just for 5 minutes and he can talk all he wants, but I have a quick question. I'm Ghalib Bhai. I truly appreciate everything that you do. Thank you. Okay, thank you very much. Okay, bye-bye. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।